आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ड्रग टारगेटिंग का नेक्स्ट पार्ट जो है ऑप्सनाइजेशन। ना ऑप्सनाइजेशन का मतलब क्या होता है ये हम देखेंगे और ये कैसा रोल प्ले करता है बॉडी से ड्रग को क्लियर आउट करने में ये भी हम देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले ये है ब्लड वेसल। ओके, ये बॉडी में कहीं पे भी फॉर एग्जांपल एक ब्लड वेसल है और लेट्स से कि हमारे बॉडी में हमने एक ड्रग इंजेस्ट किया यानी ओरली लिया और वो अब्जॉर्ब हो गया और वो अभी ब्लड स्ट्रीम में है। ओके, सो ये जो वाइट कलर का है वो ब्लड है हमारे बॉडी में। ओके, अब आपको पता है कि जो ब्लड वेसल है इसमें ब्लड होगा जो मेनली एक पोलर एक्वियस फेज है, राइट? हमारा ब्लड एक पोलर एक्वियस फेज होता है क्योंकि हमारे ब्लड में मैक्सिमम अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। तो अब अगर वाटर प्रेजेंट है हमारे बॉडी में इसका मतलब ये है कि बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स ये सभी इस फेज में डिसॉल्व्ड होते हैं। ओके, ब्लड हैज डिसॉल्व्ड माइक्रो एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व्ड। ओके, यानी कि हमें यहाँ पर ब्लड में वो सब मॉलिक्यूल्स दिखेंगे नहीं क्योंकि वो डिसॉल्व्ड है। नेवरदलेस दे आर स्टिल देयर, वो अभी भी प्रेजेंट है ब्लड में। जैसे ही कोई ड्रग इस ब्लड स्ट्रीम में आएगा, वो जो माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनकी अफिनिटी हुई तो वो इस ड्रग को अपने से अटैच करने की ट्राई करेगा। यानी कि लेट्स से हमारे पास एक डिसॉल्व्ड कोई भी एक मॉलिक्यूल था। ओके, लेट्स से एक एंटीबॉडी हमारे बॉडी में ब्लड में डिसॉल्व्ड थी, लेकिन उस एंटीबॉडी ने एक पर्टिकुलर ड्रग के रिसेप्टर को या एक पर्टिकुलर ड्रग को रादर नॉट रिसेप्टर को ड्रग को रिकॉग्नाइज किया, तो वो यहाँ पर जाएगी और उससे बाइंड कर जाएगी। ओके, ये एंटीबॉडीज हैं जो पहले सल्यूबल थी, लेकिन नाउ दैट दे हैव द ड्रग टू बाइंड ऑन, वो डायरेक्टली इस पर आ जाएंगी। अब एंटीबॉडीज इज नॉट एन आइडियल एग्जांपल फॉर ड्रग्स क्योंकि ड्रग्स को यूजुअली एंटीबॉडीज बाइंड नहीं करती, लेकिन जस्ट एज एन एग्जांपल हम ले रहे हैं कि अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो डिसॉल्व्ड है ब्लड में लेकिन उसकी अफिनिटी एक ड्रग के लिए है, तो वो डिसॉल्व्ड नहीं यानी कि अनडिसॉल्व होकर यानी कि प्रेसिपिटेट आउट होकर रादर ड्रग के ऊपर अटैच कर जाएगा। ओके, सो इससे होगा क्या, इससे बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल है इसे कहा जाता है ऑप्सोनिन। ओके, जो पहले डिसॉल्व था लेकिन अब ड्रग से अटैच्ड है। और सेकेंडली हमारे पास जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो कहलाता है वो बेसिकली है ऑप्सनाइजेशन। ओके, अब ये ऑप्सनाइजेशन का फायदा क्या है बॉडी में? बेसिकली बॉडी में अगर ऑप्सनाइजेशन होता है तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल है जो हमारे बॉडी में बाहर से आया है, किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आया है, तो उसको एंटीबॉडीज या बहुत सारे अलग अलग फाइब्रोनेक्टिन जैसे एक होता है, वो सब चीजें उस पर बाइंड कर जाती है। अब लेट्स से हमारे पास यहाँ पर एक पैथोजन है कोई भी लेट्स से, और उसको ये एंटीबॉडी बाइंड कर ली। अब इससे बेसिकली फायदा क्या होगा? हमारे पास बॉडी में मैक्रोफाजेस होते हैं, ये तो आपको पता होगा, राइट? तो ये जो मैंने आड़े टेढ़े शेप में बनाया है ये है मैक्रोफाज। लेट्स अज्यूम। ओके, अब ये मैक्रोफाज की फैगोसाइटिक एक्टिविटी है। ओके, अब यूजुअली क्या होता है कि अगर इसके ऊपर ये एंटीबॉडी चिपक गई है पैथोजन के ऊपर, तो ये जो मैक्रोफाज है उसके ऊपर एक एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर होगा। ओके, अब इससे क्या होगा, ये जो एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर है इसका, वो एंटीबॉडी को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेगा, राइट? सो हमारे पास ये है पैथोजन, ये है हमारा एंटीबॉडी जो उससे अटैच हुआ यानी कि ऑप्सनाइजेशन प्रोसेस हुआ जो, और बाद में हमारे पास है मैक्रोफाज जिसने इसको पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर लिया बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर दैट वाज प्रेजेंट ऑन इट। ओके, अब ये जब ये रिकॉग्नाइज हो गया है ये पैथोजन, इसके बाद मैक्रोफाज जो है वो अपनी फैगोसाइटिक एक्टिविटी दिखाएगा और उसकी मदद से इसको एनगल्फ करके
पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की ट्राई करेगा बेसिकली। सो बेसिकली ऑप्सोनाइजेशन हमारे बॉडी में हेल्प करता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल जो पैथोजन होता है वो अगर अंदर आ जाता है तो उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है ऑप्सोनाइजेशन। वो पूरे प्रोसेस को इजी करने के लिए होता है ऑप्सोनाइजेशन। ओके, अब ये इन जनरल तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन ये एक डिसएडवांटेज की तरह काम कर सकता है जब हमें कोई ड्रग एडमिनिस्टर करना हो और वो ड्रग को हमारे बॉडी के माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई कर जाए जो ब्लड में डिसॉल्व्ड है, जैसे मैंने यहां पर बताया। ओके, सो उस केस में ये डिसएडवांटेज हो जाता है। तो उस केस में हमें क्या करना है, जो ऑप्सोनाइजेशन है और साथ जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया एमपीएस है, उन दोनों को अवॉइड करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स है जो हम यूज कर सकते हैं। ओके, अब वो टेक्निक्स क्या है? सबसे पहला फैक्टर जो इम्पैक्ट करता है वेदर और नॉट एमपीएस या ऑप्सोनाइजेशन होगा या नहीं मॉलिक्यूल का, वो है पार्टिकल साइज। ओके, यानी कि जो हमारे ड्रग की या कैरियर की जो ओवरऑल हमारे फॉर्मुलेशन की पार्टिकल साइज है, वो ये डिटरमिन करेगी कि हमारे ड्रग का एमपीएस यानी कि मैक्रोफाज की फाइगोसाइटिक एक्टिविटी की वजह से कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द ड्रग, वो और ऑप्सोनाइजेशन ये दोनों होंगे या नहीं। तो इन जनरल पार्टिकल साइज अगर लेस देन 100 नैनोमीटर्स है हमारे फॉर्मुलेशन की, नॉट फॉर्मुलेशन रादर हमारे ड्रग की, हमारे कैरियर और ड्रग की, तो यूजुअली हमें देखने मिलता है कि देयर इज अ रिडक्शन इन एमपीएस। ओके, यानी कि फाइगोसाइटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। अनदर थिंग इज दैट अगर ड्रग या कैरियर का साइज 1 to 2 माइक्रोमीटर्स के अराउंड है तो वेरी हाई एमपीएस हमें देखने मिलता है। ओके, सो इन केसेस में हमें क्या देखने मिलेगा कि हमारा ड्रग ऑलमोस्ट इमीडिएटली, इवन इफ वी गिव इट वाया द इंट्रावीनस रूट, यानी कि डायरेक्टली अगर हम उसे ब्लड में भी डाल दे तो भी हमारे ड्रग की एक्टिविटी कम हो जाती है, पोटेंसी कम हो जाती है, क्योंकि एमपीएस की वजह से हमारा ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाता है बिफोर शोइंग इट्स एक्टिविटी। ओके, अनदर पॉइंट दैट मैटर्स हियर इज सरफेस चार्ज। ड्रग जो है हमारा उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगा हुआ है। ओके, इन जनरल अगेन न्यूट्रल ड्रग्स जो होते हैं वो सबसे सेफेस्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ एमपीएस एंड ऑप्सोनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कोई ड्रग है, उसके सरफेस के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि ओवरऑल चार्ज उसका जीरो है, यानी कि एक न्यूट्रल ड्रग है, तो वो एमपीएस या ऑप्सोनाइजेशन काफी हद तक शो नहीं करेगा। ओके, उसकी मतलब यानी कि उसकी बॉडी में डिस्ट्रक्शन जो है वो काफी हद तक मिटिगेट हो जाएगा। ओके, लेकिन एट द सेम टाइम उसका काउंटर पार्ट देखने जाए तो अगर चार्ज्ड ड्रग है, यानी कि सरफेस जो है ड्रग का उसके ऊपर कुछ चार्ज है, लेट्स से ये ड्रग है तो लेट्स से या पॉजिटिव चार्ज है या तो नेगेटिव चार्ज है, कुछ भी चार्ज है अगर, तो इसमें हमें ध्यान में क्या रखना है कि जो कटायनिक सिस्टम्स होती है, कटायनिक सिस्टम्स, यहां पर सिस्टम्स यूज करना बेटर है रादर देन ड्रग्स, सो मैं सिस्टम्स लिख देता हूं। कटायोनिक सिस्टम्स जो है हमारे पास वो सबसे ज्यादा प्रोन होती है, प्रोन टू एमपीएस एंड ऑप्सोनाइजेशन। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज वाला ड्रग देना काफी टाइम इतना वैलिड नहीं होता या इतना वायबल नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट इमीडिएटली हमारे बॉडी में वो ड्रग डिस्ट्रॉय होने के चांसेस रह जाते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा जो लास्ट चीज है जो मैटर करती है यहाँ पर, वो है सरफेस हाइड्रोफिलिसिटी। सरफेस हाइड्रोफिलिसिटी, सरफेस हाइड्रोफिलिसिटी में क्या होगा, हमारा जो ड्रग है उसके ऊपर लेट्स से हम कोई कोटिंग कर रहे हैं, ये हमारा ड्रग है, इसके ऊपर लेट्स से हमने कोई भी एक कोट लगा दिया। ओके, इससे डिटरमिन होगी हमारे सरफेस की हाइड्रोफिलिसिटी, कितना हाइड्रोफिलिक है, कितना हाइड्रोफोबिक है, कितना एचएलबी बैलेंस है दोनों के बीच में। अब यूजुअली ये देखा गया कि एक हाइड्रोफिलिक कोटिंग या हाइड्रोफिलिक पॉलीमर, हाइड्रोफिलिक कोट
यूजुअली यूज़ किया जाता है सो दैट हमारा एमपीएस और ऑप्सनाइज़ेशन सबसे कम हो। एमपीएस ऑप्सनाइज़ेशन रिड्यूसेस, ओके? कम से कम रखने के लिए एमपीएस और ऑप्सनाइज़ेशन को हाइड्रोफिलिक कोट सबसे आइडियल होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है पीईजी, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल का कोट। पीईजी बेसिकली हमें बेसिकली एक कोट बनाने में हेल्प करता है जो रिड्यूस करेगा एमपीएस और ऑप्सनाइजेशन। अब ये पीईजी के कोटिंग को क्या कहा जाता है और क्या-क्या नाम है इसके? इसका एक नाम है स्टेरिक स्टेबलाइजेशन, ओके? यानी कि ये हमारे सिस्टम को स्टेबल बना रहा है, राइट? वाया द स्टेरिक राउट, यानी कि बहुत सारे हेवी ग्रुप्स अगर प्रेजेंट होते हैं किसी चीज में, तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा माना जाता है। तो स्टेरिक स्टेबलाइजेशन होता है हमारे पास पीईजी की मदद से, तो वो उसका नाम है। सेकेंड नाम है इसका स्टेल्थ कोटिंग। स्टेल्थ कोटिंग, अब ये स्टेल्थ का मतलब क्या है? स्टेल्थ का बेसिक मतलब है स्नीकीनेस, यानी कि कितना चुपचाप वो बॉडी में रह पाएगा। ओके, अब चुपचाप रह पाएगा यानी कि एमपीएस और ऑप्सोनाइजेशन को अवॉइड करेगा, इसलिए इसका नाम होता है स्टेल्थ कोटिंग। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास है पेगाइलेशन। ओके, पीईजी लेशन, पीईजी वायलेशन, कुछ भी आप कहना चाहो। पेगाइलेशन यानी कि बेसिकली हमारे पास जैसे कि अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं, वैसे ही हमारे पास यहाँ पर पेगाइलेशन है, यानी कि पीईजी के साथ रिएक्शन, इसलिए पीईजी कैपिटल है इसमें। तो ये सब चीजें हमें कंसिडर करनी होती है व्हेनेवर वी आर फॉर्मिंग पर्टिकुलर ड्रग कैरियर सिस्टम, जिसमें हमारा एम ये है कि हमें एक पर्टिकुलर साइट पर बॉडी में ड्रग को टारगेट करना है। ये सब चीजें प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। सो इसमें जो आइडियल चीजें हैं वो आपको याद रखनी है, जैसे कि लेस देन 100 नैनोमीटर्स इज आइडियल। इसलिए नैनो पार्टिकल्स का आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है। नैनो पार्टिकल्स इवन दो दे आर वेरी एक्सपेंसिव, दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव, बिकॉज उनका पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो बॉडी में ज़्यादा देर तक रह पाते हैं। ओके, देयर आर अदर रीजंस एज़ वेल बट दिस इज़ वन ऑफ देम। अनदर वन इज़ द सरफेस चार्ज, यानी कि न्यूट्रल अगर होगा सिस्टम तो बेटर होगा। हाइड्रोफिलिक कोट अगर हम कर दें पूरे सिस्टम को तो वो भी बेटर होगा। और इसके साथ-साथ हमारे पास था ऑप्सोनाइज़ेशन। बेसिकली इसमें टैग्ड पार्टिकल्स होते हैं, ओके? टैग्ड पार्टिकल्स जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, ये है एक टैग्ड पार्टिकल जिसे रिकॉग्नाइज करना बॉडी में बहुत इजी हो जाता है। और इसमें अलग-अलग जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ये एक्चुअली मैं भूल गया, आई अपोलोजाइज़। इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास वो है फाइब्रोनेक्टिन, हमारे पास है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यानी कि एंटीबॉडीज़ बेसिकली। और हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ओके? ये सब अलग-अलग एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास ऑप्सोनाइज़ेशन में, यानी कि ऑप्सोनिन्स कैसे अलग-अलग टाइप के हो सकते हैं, ये सब है ऑप्सोनिन्स, ओके? सो ये बेसिक था ऑप्सोनाइज़ेशन का। इसके बाद हम लेके आएँगे एक्टिव और पैसिव टारगेटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।